कांग्रेस गलती से भी आ गई। बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में एक बड़ी सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार ढंग से यह कहा कि भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो कर्नाटक में दंगे ही दंगे होंगे। बस क्या था, जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोर्चा संभाला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको कर्नाटक का अपमान बताया। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। गृह मंत्री का यह दावा कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस अगर चुनाव जीतने में सफल हो गई तो कर्नाटक में दंगे ही दंगे होंगे। क्या इस दावे में कुछ सच्चाई भी है या नहीं है? ये जो है वो रिसर्च का विषय है, ये अनुसंधान का विषय है। ये जानने की जरूरत है देश के लोगों को, विशेषकर भारत के मुसलमानों को, कि क्या गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगाए गए कांग्रेस पर यह आरोप क्या वाकई सच है? क्या वाकई कांग्रेस की हुकूमत में ही दंगे होते हैं? आइए छोटा सा एक उदाहरण, छोटी सी हिस्ट्री, वक्त बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर 1947 से आज तक के सारे कारनामे सामने रखे जाएं तो 2 से 3 घंटे वक्त लगेंगे, लेकिन 10 मिनट के अंदर आपको यह जरूर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह के जो बयान हैं वो काफी दमदार है और उसमें कुछ न कुछ सच्चाई भी है। दंगे कराते कौन है ये एक अलग विषय है, लेकिन दंगा होता किसकी हुकूमत में है ये जानना बहुत ही जरूरी है। इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा उस दौर में जो आजाद भारत का मध्यकाल कहा जा सकता है, यानी 47 और 2023 के बीच का हिस्सा, यानी 70 से लेकर 90 का जो दशक है उसमें कम से कम आपको जाना होगा। आज के युवा पीढ़ी जो हमारे हैं, मुस्लिम नौजवानों की जो नई नस्ल है, जो युवा पीढ़ी है, उनको बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान अगर है तो ध्यान नहीं है, और ध्यान भी अगर दिलाया जाता है तो उसका नजरिया जो है कुछ अलग हो जाता है। ज्यों ही कांग्रेस की बात आए या कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस की हकीकत को सामने रखने की कोशिश की जाए, त्यों मुस्लिम नौजवानों का एक बड़ा तबका यह मानने लगता है कि यह आदमी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, तभी यह कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा। लेकिन मुस्लिम नौजवानों से मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि हकायक का इंकिशाफ हमेशा होता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे और आपके जहन में हमारे आबाओ अजदाद ने या उन लीडरों ने जो हमारे आबाओ अजदाद के जमाने में लीडर थे, उन्होंने कुछ खास बातें डाल दी हैं जो जहन से निकल नहीं पाती। उसी में से एक बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और दंगाई पार्टी है, और यह जब बात जहन में बिल्कुल सेट कर गई तब हम कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी मानने लगते हैं, और वहीं से हम गलतफहमी के शिकार भी होते हैं और हम धोखा भी खाते रहते हैं। कई बार हमने धोखे खाए हैं। क्या फिर मुसलमान धोखा खाने के लिए तैयार है या किसी विकल्प पर जोर देने की योजना है? यह भी एक बहस है, लेकिन पहले आप जाने कांग्रेस का इतिहास। मैं 80 के दशक से चलना चाहूंगा। हालांकि कांग्रेस का इतिहास अगर आप कुरेदेंगे तो 47 के बाद लगातार दंगों की एक लंबी फहरिस्त है, जिस पर बात करने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, लेकिन चंद मिनटों में आपको यह बताऊं। सबसे पहले 13 अगस्त 1980, मैं इन्हें 1980 से 1990 तक 10 साल का यह खाका खींचा है, और फिर अगले एपिसोड में 10 साल यानी 1990 से सन 2000 और उसके बाद सन 2000 से 2023 तक
एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखें। 13 अगस्त 1980 50,000 मुसलमानों की भीड़ मुरादाबाद के शाही ईदगाह में नमाज पढ़ने जाता। यह दंगा नहीं था, राइट, जो ये कम्युनल राइट इसको आप कहते हैं, कम्युनल राइट नहीं था, राइट नहीं, दंगे के ऊपर इसको दंगा आप कह लें। यानी ये वो दंगा जिसमें हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ रहे, बल्कि सरकार और मुसलमान, यानी पीएसी जो उत्तर प्रदेश की रिजर्व पुलिस है, उस पुलिस की तरफ से जो स्थानीय मुरादाबाद के लोगों का बयान है, जो उस वक्त के तमाम अखबारों ने उसको छापा भी, और उस वक्त के तमाम जर्नलिस्ट ने इस पर अपनी राय भी रखी। एमजे अकबर ने तो उस पर एक किताब भी लिखी है बाज़ाब्ता। उसमें यह साफ हो रहा है कि पीएसी के नौजवानों की बड़ी तादाद वहां जमा होती है, ईदगाह को अपने घेरे में लेती है और वहां सूअर को खुद पीएसी के जवान ईदगाह में डालते हैं और भगदड़ मचता। कोई मुसलमान पुलिस पर हमला नहीं कर रहा। जब सूअर नमाज की हालत में आगे जाएगा तो भगदड़ तो मचना ही था, और उस भगदड़ को हमला बताकर अंधाधुंध पुलिस गोलियां चलाती है। सरकारी आंकड़ा जो है वो 400 का है, 2500 अपुष्ट अखबारी आंकड़ा है। सरकारी आंकड़े 400 के हैं, जबकि अपुष्ट गैर सरकारी आंकड़े 2500 लोगों के मौत के हैं। और आम लोगों की बातों पर अगर भरोसा किया जाए तो तकरीबन 4000 मुसलमान मुरादाबाद दंगे में मारे गए, शहीद हुए। ये तो था 1980 का मुरादाबाद दंगा। आपको यह भी जानना होगा कि 1980 में मुरादाबाद में जब दंगा हुआ, उस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जी हां, ये वही विश्वनाथ प्रताप सिंह है जिनको मुसलमानों ने बाद में देश का प्रधानमंत्री भी बना दिया, और नारा था राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। अब ये तकदीर मुसलमान कैसे लिखवाता है ये तो मुस्लिम रहनुमा समझे, लेकिन मैं ये जरूर आपको बता दूं कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस के 1980 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। बात लगभग आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाए 1981। 1981 में बिहार का नालंदा, जी हां, बिहार का नालंदा, बिहार शरीफ, जी हां, वही बिहार शरीफ जो पिछले दिनों भी सुर्खियों में रहा है, रामनवमी के जुलूस में जो दंगे हुए थे उसको लेकर। 1981 में बिहार शरीफ में एक जबरदस्त सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तब लगभग सरकारी आंकड़े में 45 लोगों की मौत हुई थी और सरकारी आंकड़े में लगभग 70 लोग घायल हुए थे और अनेकों गांव उजड़ गए थे। उसमें गुलनी का नाम सरफहरिस्त है। लेकिन आपको यह बता दूं कि गैर सरकारी आंकड़े जो है वो तकरीबन 70 से 80 लोगों के मारे जाने की बात करती हैं। बहरहाल 1981 में मुख्यमंत्री कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा थे और 1981 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यानी दोनों जगह कांग्रेस की सरकार, राज्य में भी और केंद्र में भी। अब आप ये समझना है कि क्या वाकई कांग्रेस का इतिहास जो है वो काला है और दंगे के मामले में कांग्रेस वाकई सरफहरिस्त है, नंबर 1 पार्टी है, या जब जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी तब तब दंगे होंगे, वगैरह वगैरह, ये सारे सवाल निकलते हैं। अब आप 1983 में आ जाएं। 18 फरवरी 1983, जी हां, राज्य है आसाम, नैली। ऐसा भयानक दंगा जिसमें 6 घंटे के अंदर तकरीबन 10,000 मुसलमानों का नरसंहार कर दिया गया। जी हां, यह दौर था जब आसाम में भी कांग्रेस की सरकार और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, और 6 घंटे मात्र में 10,000 मुसलमानों का नरसंहार कर दिया गया दिल्ली में। और सरकारी आंकड़ा नहीं 10, सरकारी आंकड़ा 1800 का है। जी हां, सरकारी आंकड़ा 1800 का है, जबकि गैर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 10,000 मुसलमानों का नरसंहार वहां किया गया। अब 1983 के बाद 1984 का वो दंगा तो आपको याद ही होगा, जिसमें
कई हजार सिखों को जिंदा जला दिया गया। जी हां, 84 के वो दंगे को आप भूले नहीं होंगे, वो भी हमारे माइनॉरिटी के लोग ही थे और वहां भी कत्लेआम सरकारी था, गैर सरकारी नहीं था। 1985 में अहमदाबाद गुजरात, यहां भी सरकार है वही, और अहमदाबाद गुजरात में भी जबरदस्त कम्युनल राइट्स हुए और वहां भी सैकड़ों की तादाद में मुसलमान मारे गए। अब सबसे भयानक दंगा 17 मई 1987, जी हां, मेरठ दंगा शायद इतिहास के पन्ने में हमेशा के लिए लिखा रहेगा, उसे लाख कोई मिटाना चाहे मिट नहीं पाएगा। 3 महीने तक लगातार मेरठ जलता रहा, लेकिन उसमें सबसे अजीब घटना जो हुई थी वो हुई 23 मई 1987 को। 23 मई को मेरठ का हाशिमपुरा, जो कि तारीख में आज भी खून से रंगा हुआ है, हाशिमपुरा में सरकारी पुलिस, गैर सरकारी नहीं, सरकारी पुलिस, जी हां, पीएसी के जरिए उस हाशिमपुरा में भी नरसंहार किया गया। उसके पूरे नौजवानों को खत्म करने की पूरी प्लानिंग थी, उसमें पीएसी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आपको वो हिंडन नदी का वाकया भी याद होगा, जहां 40 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर ट्रक में डालकर हिंडन नदी के उस नहर में डाल दिया गया था, जिसमें सिर्फ एक लोग जिंदा निकले और उसकी गवाही पर ही आगे मुकदमा चला। मुकदमे के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कहां कहां दंगे में क्या क्या हुआ, लेकिन पहले इस तारीख को जाने। 1987 के बाद अब आ जाएं 24 अक्टूबर 1989, बिहार का भागलपुर, याद है या भूल गए? भागलपुर दंगे में भी राज्य में भी कांग्रेस की सरकार, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, दंगे 2 महीने तक लगातार चले। 250 गांव लगभग वीरान कर दिए गए, तबाह बर्बाद कर दिए गए, लोग खाना बदोश की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। और सरकारी आंकड़े पर अगर जाएं तो 1070 लोगों की मौत हुई है। हालांकि गैर सरकारी आंकड़े बहुत ज्यादा बताते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1070 लोग मारे गए और तकरीबन 5000 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर अब ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे दंगे जो 1980 से लेकर 1989 तक के मैं आपके सामने रखा हूं, इन तमाम दंगों में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों कांग्रेस की है। और दंगे ये हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये दंगे मुस्लिम बनाम सरकार हो जा रहे हैं। यानी सरकार की निगरानी में, सरकार की देखरेख में, सरकार के आदेश से मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा है। ये तो एक पहलू है। अब आइए दूसरे पहलू को। पिछले महीने एक फैसला आता है जिसमें हाशिमपुरा के उन हत्यारों को अदालत बरी कर देती है। आपको यह भी पता है कि बिल्किस बानो के उन बलात्कारियों और हत्यारों को भी अदालत ने बाज़ाब्ता माफ कर दिया, यानी वो संस्कारी ब्राह्मण साबित हो चुके हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए कि भागलपुर दंगे में जो मुख्य अभियुक्त थे, जो उस वक्त के तत्कालीन एसपी थे द्विवेदी, उनकी भी पदोन्नति हो गई, उनका प्रमोशन हो गया, वो जेल नहीं जा सके, वो अपराधियों की श्रेणी में नहीं आ सके। और उस वक्त के मुख्यमंत्री भी बेदार निकल गए, उन पर भी कोई दंगे का मुकदमा नहीं चल सका। हद तो यह है कि उस दंगे में जिन जिन की भूमिका थी वो सब के सब या तो विधायक और सांसद बने, या फिर वो अफसर अगर थे तो बड़े अफसर बना दिए गए। ये तो रहा कांग्रेस और दूसरे सेकुलर पार्टियों के कारनामे। इन तमाम दंगों के इतिहास को यदि आप खंगालेंगे तो चाहे मुरादाबाद हो, चाहे मेरठ मलियाना हाशिमपुरा हो, चाहे नालंदा बिहार शरीफ हो, चाहे भागलपुर हो, इन तमाम दंगों में भूमिकाएं जो रही हैं वो अफसरों और नेताओं की बिल्कुल एक जैसी रही है। और यह दर्शाता है कि इसमें सरकार पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी मानसिकता के तहत कार्रवाई कर रही थी। एक बात यह हो गई। दूसरी बात कि आखिर उन हत्यारों को सजा क्यों नहीं मिली, उन मुसलमानों को इंसाफ क्यों नहीं मिला, उन मुस्लिम माओं को जिनके गोद को सूना कर दिया गया, उन मुस्लिम बहनों को जिनके मांगों को उजाड़ दिया गया, जिनके सुहाग को छीन लिया गया, और उन
यतीम बच्चों के, जिनके वालिदैन को उससे छीन लिया गया सरकारी तंत्र के द्वारा, यानी गन पॉइंट पर। तो फिर उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? इस सवाल पर मुस्लिम संस्थाएं भी लगभग शिथिल रही हैं। मुस्लिम तंजीमों ने इस पर वो रोल नहीं किया जिस रोल के करने की जरूरत इस देश में थी। इस मामले में सिख संगठन बहुत प्रभावी साबित हुए, जिन्होंने 84 के दंगे के मुख्य तमाम अभियुक्तों को लगभग न केवल जेल की सलाखों में डलवाया, बल्कि उनके जिंदगी को बिल्कुल तबाह कर दिया। मैं समझता हूं इसमें सिख संगठन पूरी तरह से सफल रहे हैं लगभग, लेकिन मुस्लिम संगठन पूरी तरह से फेल रहे। मुस्लिम संगठनों ने उसी विश्वनाथ प्रताप सिंह को, जिसके मुख्यमंत्रित्व काल में मुरादाबाद जैसी घटना घटी, उनको फिर बाद में प्रधानमंत्री भी बनवा दिया। अगर मुसलमानों की हिमायत न होती तो वीपी सिंह कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। एक सवाल, वही मुस्लिम संगठनों ने उसी कातिल राजीव गांधी के नेतृत्व में जो कत्लेआम हुआ, उनको दोबारा भी सत्ता में भेजने की कोशिश की। उन्हीं मुस्लिम संगठनों ने तमाम वो काम किए जिस काम को कहीं से भी करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि लगातार मुखालफत और विरोध करना था, और कोर्ट कचहरी से लेकर सड़क तक हक और इंसाफ की लड़ाई लड़नी थी। इंसाफ भी नहीं मिला, दंगे भी होते रहे। ये सिर्फ 89 तक के वाकयात हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं अगले एपिसोड में 90 से लेकर 2000 तक के वो तमाम दंगे आपके सामने रखूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप गूगल के इस दौर में इन तमाम दंगों की तारीख को खंगालेंगे, इसमें मरने वाले उन मजलूमों की तादाद को गिनेंगे, और उस वक्त के जाबिर और जालिम कांग्रेस हुक्मरानों के करतूत को भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। हां, भाजपा से मुक्ति प्राप्त करने के नाम पर जरूर मुसलमान कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन याद करो मुड़ना कोई मायने नहीं रखता, बल्कि तारीख को भुलाना ये मायने रखता है। अगर तारीख को भुलाकर मुड़ते हैं तो फिर वो तारीख दोहरा दी जाएगी। इसलिए तारीख को सामने रखकर आप अपनी पॉलिसी जरूर बनाएं। ये पैगाम उन मुस्लिम नौजवानों से है जो जज्बात में आकर अपने उन नाअक्मत अंदेश रहनुमाओं की आवाज पर लब्बैक कह देते हैं। बहरहाल ये एक छोटा सा खाका था, इसलिए मैंने पेश किया कि गृह मंत्री अमित शाह जो बार बार कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो दंगे होंगे। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली है, या इसके हुकूमत में जो है दंगे नहीं हुए हैं। इनके भी कारनामे आपके सामने रखूंगा, लेकिन इनके आरोप में दम है ये जानना जरूरी है। अब कांग्रेस के पाले में ये गेंद है कि वो ये सफाई तो दे कि हमारी हुक्मरानी अगर होगी तो दंगे नहीं होंगे। पिछली हुकूमतों में जो दंगे हुए थे वो राजीव गांधी की गलती थी, इंदिरा गांधी की गलती थी। अब राहुल और प्रियंका वो गलती नहीं करेंगे, ऐसा बयान तो अभी तक किसी ने नहीं दिया है, और मैं समझता हूं ऐसे बयान आने भी नहीं है। यह अलग बात है कि हमारे लोग अभी भी चमचागिरी में जरूर लगे हैं। आप किसी भी दल में राजनीति कीजिए, स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने मामले को इतना भी पीछे न डालिए कि आने वाले दिनों में फिर हमें शर्मसार होना पड़े। बने रहे देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। एक गुजारिश, एक विनती, अगर देश की सच्चाई चैनल को अब तक आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर करें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो इसे फॉलो और लाइक जरूर करें। और हां, बात कैसी लगी आपको, आपकी क्या राय है इसमें, यह कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।